हाय दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम बूस्टर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया गया है कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप यकीन मानिए आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल 101% फंसने वाले हैं। अब जहां पर भी कंप्यूटर आएगा 5 से 6 क्वेश्चन आप इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपके लाया हूं। सिर्फ आप एक बार इसको देख लीजिए और 2 बार इसको रिवीजन कर लीजिए तो आपका काम 100% बन जाएगा। ठीक है सर, आइए जानते हैं कि सबसे पहले प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट कर देता है। आउटपुट डिवाइस है, ये भी जानिए। आउटपुट डिवाइस आपको पता होंगी, इनपुट डिवाइस आपको पता होंगी। आउटपुट डिवाइस जिसके लास्ट में टर टर शब्द आ जाएं वो आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोटेक्टर। ये सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। ठीक है, इसके बाद जानते हैं कि प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर 2 प्रकार का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब इम्पैक्ट करे, प्रहार करे, जो कागज़ को टच करके प्रिंट करता है उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जो कागज़ को टच करके ना, जो कागज़ को टच नहीं करके प्रिंट करता है तो उसको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है सर, इसमें आवाज़ की गति अधिक होती है, आवाज़ अधिक होती है, गति जो होती है कम होती है, मल्टीपल कॉपी निकाल सकता है और इसमें कागज़ के छुए बिना प्रिंट करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार का होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार का होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कौन कौन सा होता है? करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर जो एक एक करेक्टर को प्रिंट करे उसे हम करेक्टर प्रिंटर कहते हैं। जो लाइन बाय लाइन को प्रिंट करे उसको हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। करेक्टर प्रिंटर के अगर एग्जांपल की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया और एक डेजिबल प्रिंटर हो गया। अगर हम लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन ड्रम प्रिंटर हो गया और चेन प्रिंटर हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार का होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार का, मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का होता है। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, जैसा कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है। इसकी इमेज भी आप देख पा रहे हैं। ये हीट के माध्यम से प्रिंट करता है, दूसरा इंक स्याही के से प्रिंट करता है, तीसरा लेजर बीम की सहायता से इसको प्रिंट कर देता है। तो ये जो होता है थर्मल प्रिंटर होता है, कहाँ को देखने मिलता है? आप जाइए किसी मॉल में, वहाँ पे जो प्रिंट करके देता है वो थर्मल प्रिंट से करता है। आप जो बिजली की जो बिल निकलता है वो भी थर्मल प्रिंट से प्रिंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात DPI, ये डॉट्स पर इंच क्या होता है? प्रिंटर की गुणवत्ता होती है। ठीक है, DPI अगर बात करते हैं कि प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है तो DPI में मापी जाती है। कभी कभी DPI का फुल फॉर्म पूछ लेता है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो डिफरेंस दिया गया है वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको बता चुके हैं। आगे देखिए सर, आगे 3D प्रिंटर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कैसा प्रिंटर कब क्या काम करता है? ये लेयर बाय लेयर, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, लेयर बाय लेयर, परत दर परत वस्तुओं को बनाता है। 3D प्रिंटर जो होता है लेयर बाय लेयर वस्तुओं को बनाता है। ये किसका उदाहरण है? तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण है। ठीक है, तो कभी कभी FDM का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग होता है। ये फिलामेंट को नोजल से पिघलाकर लेयर बाय लेयर जमा किया जाता है। प्लास्टिक ऑक्साइड, गियर, मैथ मेडल आदि बनाने में काम किया जाता है। SLA ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टेरियोलिथोग्राफी, सारे टॉपिक्स, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप सही से पढ़िएगा। ठीक है, लिक्विड रेजिन, तरल रेजिन, UV लेजर की सहायता से लेयर बाय लेयर, ये सब लेयर बाय, अगर 3D प्रिंटर की बात करें तो ये लेयर बाय लेयर से ही इसको कंप्लीट करता है। ये इंपॉर्टेंट है। पेन प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है? बड़ी बड़ी ड्राइंग या डिजाइन को पेन की सहायता से कागज़ पर बनाता है। जैसे कि बड़ी बड़ी जो होर्डिंग होती हैं तो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो प्लॉटर के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, नीचे आइए 3D प्रिंटर के प्रकार देखिए। 3D प्रिंटर के DLP, SLC, पॉलीजेट प्रिंटिंग, इसकी जो है एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेमोरी होती क्या चीज़ है। तो मेमोरी जो होती है, मेमोरी क्या होती है कि ये एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जो आपके डेटा को या निर्देशों को स्टोर करके रखती है, उसे हम मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मेमोरी जो होती है 2 प्रकार की होती है, जैसा कि आपको दिखाया गया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी।
ये सीपीयू के संपर्क में रहती है कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के संपर्क में रहती है, तेज होती है लेकिन क्षमता कम होती है, ठीक है। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। ये वोलेटाइल मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक रैम होती है, दूसरी रोम होती है, तीसरी कैश मेमोरी होती है। तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैम की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये भी 2 प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो होती है बहुत महंगी होती है, डी रैम सस्ती होती है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोम जो होता है इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है, एक स्थायी मेमोरी है, पावर बंद होने पर ये सुरक्षा केवल रीड ओनली किया जा सकता है। पी रोम ये कितने प्रकार की होती है, पी रोम होता है, ई रोम होता है, ई पी रोम होता है और मार्क रोम होता है, ठीक है। पी रोम जैसे कि आप इसकी फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है, ठीक है। कैश मेमोरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रैम का सबसे छोटा और तेज और महंगा भाग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर स्थित होती है, तो ये सीपीयू और रैम के बीच बफर करती है। तो कैश मेमोरी कहाँ, क्वेश्चन आएगा कि कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है, तो आपको कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के मध्य में स्थित होती है, ठीक है। कैश मेमोरी के भी स्तर होते हैं, L1 जो होती है सबसे तेज होती है, L2 कैश होती है, L3 कैश होती है, ठीक है। बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी ये सीपीयू के संपर्क में नहीं रहती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है, इसकी गति कम लेकिन क्षमता बहुत अधिक होती है। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार बात करें तो मैग्नेटिक स्टोरेज जो हार्ड डिस्क होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, ऑप्टिकल सीडीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क होता है, स्टोरेज एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एसएसडी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे कि ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल आपको बता चुका हूँ, रोम रैम की फुल फॉर्म भी बता चुका हूँ, स्पीड, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लीजिए इधर, एक्सेस टाइम किसे कहा जाता है, तो मेमोरी से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। एक ऑपरेशन को पूरा करने के कुल समय साइकिल टाइम कहते हैं। ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, प्रति सेकंड ट्रांसफ़र में होने वाली डेटा की मात्रा अधिक बेहतर बनाता है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, इसके बाद मेमोरी और देखिए मेमोरी में और क्या क्या है, तो पेरीफेरल डिवाइस कौन सी होती है, वे डिवाइसेस जो सीपीयू के बाहर से वे डिवाइसेस जो सीपीयू के बाहर होते हैं और सीपीयू से जुड़े होकर कार्य करते हैं, उन्हें पेरीफेरिकल डिवाइस कहते हैं। पेरीफेरिकल डिवाइस जो सीपीयू से बाहर जुड़े होते हैं, जैसे कीबोर्ड बाहर जुड़ा होता है, माउस जो जुड़ा होता है, प्रिंटर, जो भी साउंड जुड़ा होता है, स्पीकर जुड़ा होता है, जो भी डिवाइसेस माउस के बाहर ऐड होती हैं वो सभी पेरीफेरल डिवाइस कहलाएंगी, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर लेते हैं, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जैसा कि आप जान चुके हैं। आगे देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो 1 बिट इक्वल टू 01 होता है, एक निबल में 4 बिट होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बाइट में 2 निबल होते हैं। 2 निबल क्यों, एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 8 बिट होते हैं और एक निबल में 4 बिट होते हैं, इसलिए 2 निबल हो जाएंगे, ठीक है। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, 1 MB में 1024 KB होता है, 1 GB में 1024 MB होता है, 1 TB में 1024 GB होता है, 1 PB में 1024 TB होता है, 1 EB में 1024 PB होता है, 1 ZB जोटाबाइट 1024 EB होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, जितनी छोटी मेमोरी होती है उतनी कार्य क्षमता अधिक होती है, जितनी बड़ी मेमोरी उतनी कार्य क्षमता बड़ी होती है। वेब ब्राउजर्स की बात कर लेते हैं। वेब ब्राउजर्स क्या है कि टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर होता है ग्राफिकल का, टेक्स्ट में केवल टेक्स्ट ही लिखा जा सकता है, जबकि ग्राफिकल में टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स, वीडियो, इमेज, वीडियो सब कुछ सिलेक्ट करके दिखाया जा सकता है और ऐड किया जा सकता है और सेंड भी किया जा सकता है। कि पॉइंट्स महत्वपूर्ण देखिए बात क्या है। अच्छा, मेमोरी कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण स्टोरेज इकाई है जैसा कि आपको बताया गया है, ये आप देख लीजिए, आप हम सब चीज़ों को आप बता चुके हैं। आगे देखिए ईमेल वेरी इंपॉर्टेंट है। ईमेल से दो क्वेश्चन मिलते हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट के माध्यम से भेजा प्राप्त किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक संदेश, डिजिटल डाक भी इसे कहा जाता है। ईमेल क्या है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है, ये टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो आदि अटैच करके भेज सकते हैं। ये सबसे तेज और सस्ता, सुरक्षा और पेपरलेस संचार माध्यम है, ठीक है। व्यक्तिगत संदेश भेजने प्राप्त करने में, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने में, ऑनलाइन फॉर्म, ये सब चीज़ करने में ये ईमेल का उपयोग किया जाता है। ईमेल की विशेषताएं, ये तेज होती है, सस्ता, कम लागत होता है, सुरक्षित होता है, वैश्विक होता है, बहुमीडिया होता है, ठीक है। आगे देखिए सर, आगे क्या बात करते हैं, ईमेल आईडी। यहाँ से ईमेल आईडी जो होता है यूजर नेम होता है, डोमेन नेम होता है, एक्सटेंशन होता है। ईमेल आईडी डोमेन नेम ओरिजिन नेम को अलग करने वाला जो होता है उसे हम @ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, टू किस लिए यूज किया जाता है, प्राप्तकर्ता को ईमेल में पता
CC जो होती है कार्बन कापी होती है अन्य प्राप्तकर्ता। BCC जो होते हैं ब्लाइंड कार्बन कापी होती है गुप्त प्राप्तकर्ता, मतलब किसने ईमेल भेजा है उसको पता नहीं चलेगा। सब्जेक्ट संदेश के विषय में होता है, बॉडी संदेश, अटैचमेंट, ये सब आता है। ठीक है, ईमेल कैसे काम करता है तो आप देख लीजिए। ईमेल इंटरनेट, फिर मेल सर्वर और रिसीवर के पास पहुंच जाता है। ठीक, बेशक ईमेल क्लाइंट से ईमेल लिखकर सेंड कर देता है, SMTP, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, SMTP जो इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। पोस्ट ऑफिस POP3 ईमेल डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है। IMAP ईमेल सर्वर प्रबंधन और सिंक करने के लिए होता है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये भी बात जान लें, ईमेल डे टॉमलिंसन ने सबसे पहले भेजा था। ईमेल @ चिन्ह का उपयोग यूजर नेम डोमेन से अलग करने के लिए होता है। ईमेल 24/7 उपलब्ध रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ईमेल से महत्वपूर्ण तथ्य और क्या क्या रह गए वो भी जान लेते हैं। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होगी, बल्कि पासवर्ड जो होगा केस सेंसिटिव होगा। सिक्योर लॉगिन के लिए HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। फिशिंग क्या होता है? बैंकिंग जानकारी या चोरी करना फिशिंग कहलाता है। ईमेल के उपयोग क्या व्यक्तिगत संदेश भेजने, प्राप्त करने और ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ईमेल के मुख्य फोल्डर क्या क्या होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो को आपको सही से देखना होगा। ठीक है, देखिए कंपोज क्या होता है। कंपोज अगर बात करते हैं कंपोज की, तो कंपोज नया ईमेल लिखने के लिए होता है। इनबॉक्स क्या होता है? रिसीव, यहाँ पर ईमेल रिसीव किए जाते हैं। आउटबॉक्स भेजे जाने की प्रतीक्षा में ईमेल यहाँ रहते हैं, जब कोई चीज़ भेजी जाती है वो आउटबॉक्स में मिलते हैं। अधूरा लिखा हुआ मेल यहाँ सेव होता है, उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं। भेजे गए मेल यहाँ सुरक्षित रहते हैं। सेंट में जो भी मेल भेजा जाता है वहाँ पर सेंट में रहते हैं। अनचाहे विज्ञापन संदिग्ध मेल आते हैं स्पैम में या जंक में। स्टार्ट में महत्वपूर्ण ईमेल स्टार लगाकर सेव किया जाता है। आगे देखिए, स्नूज, कभी कभी क्वेश्चन स्नूज से बहुत पूछ लिया जाता है। ईमेल में कुछ समय के लिए छिपा बाद में देखने को मिलता है। ट्रेस, डिलीट किए ईमेल जाते हैं, आमतौर पर 30 दिन के बाद अस्थायी रूप से हट जाते हैं। ठीक है, आर्काइव भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे जैसे CC हम बता चुके हैं, कार्बन कॉपी होता है। कार्बन कॉपी मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य लोगों को भी मेल भेजना, जहाँ वो सभी एक दूसरे को पता देख सकते हैं। मीटिंग कई लोगों के साथ कापी भेजना। क्वेश्चन बात करते हैं BCC, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। यहाँ ईमेल के लोगों को भेजना और जिनकी एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता है, गोपनीय होता है। ठीक है, डिलीट भी, आर्काइव भी हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं, कंपोज भी पढ़ चुके हैं, आउटबुक्स पढ़ चुके हैं, ये स्नूज सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक बात होती है। पहले हम 1940 सबकी डेट याद करेंगे, 1940 से 56 तक, 56 से 63 तक, 63 यानी 64 से 71 तक, 71 से 80 तक और 80 से अब तक, 80 से आज तक। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में इंटीग्रेटेड का, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर का और पाँचवें में AI का हो गया। ठीक है, इसमें मशीनी भाषा का यूज हुआ, असेंबली भाषा का यूज हुआ। थर्ड जनरेशन में उच्च स्तरीय भाषा का यूज हुआ और फोर्थ जनरेशन में उच्च स्तरीय भाषा ऑपरेटिंग सिस्टम का, AI मशीन लर्निंग का। ठीक है, और उदाहरण देखिए, ये उदाहरण कभी कभी आ जाते हैं। ENIAC, यूनिवेक और IDEC फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। सेकंड है IBM 1400, IBM 7094, यूनिवेक सेकंड। ये सब एग्जांपल्स हैं। जैसा कि आप एक स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, अच्छे से आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको सारे वीडियो मिलेंगे। आप एक कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर जो भी कमी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को, अपने सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से रखिए, क्योंकि ये जो माइंड होता है गेम खेलता रहता है आपके साथ, सबका माइंड खेलता है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से रखिएगा। ठीक है सर, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।